हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोगों ने की थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम को हम प्रूफ भी देखेंगे और देखेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कि अगर कोई भी सरफेस होती है, कंडक्टिंग सरफेस होती है, तो उसमें चार्ज कैसे इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहली हेडिंग जो कि है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ के बारे में हम लोगों को पहले से पता होता है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि गॉस थ्योरम केवल और केवल हम तभी अप्लाई करते हैं जब चार्ज इनक्लोज होता है, मतलब कोई सरफेस किसी चार्ज को बंद करके रखती है, तब हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। अगर बंद नहीं होती तो उसको हम सिमेट्री से बंद करते हैं, देन आफ्टर हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ और फिर वहां से फ्लक्स की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो ये थ्योरम भी हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखाती है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो इसका स्टेटमेंट दिया गया है कि द नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अगर हम लोग यहां पर मैथमेटिकली लिखे तो क्या लिख सकते हैं, फाई ई जो लिखा जाता है वो हम लोगों ने अभी तक लिखना सीखा। क्लोज सरफेस की बात हो रही तो क्लोज इंटीग्रल लिखेंगे, वो क्या लिखा जाता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और गॉस थ्योरम बताती कि जो ये फ्लक्स लिंक होता है वो निकल के आता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो ये होती है गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। फिर से रिपीट कर देते हैं। गॉस थ्योरम जो बताती है, कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा। यहां पर ध्यान रखेंगे जो ई होता है, इसके बारे में हम लोग पहली क्लास में बात कर चुके हैं। ई क्या होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड और आउटसाइड जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे उन सबकी वजह से फील्ड बनेगा। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब जो अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां पर एक सिस्टम कंसीडर किया, ये क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 है, Q6 Q7 Q8 है, वो बाहर की तरफ रखे गए। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्लक्स जो निकल के आएगा इस सरफेस का फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं या सिंपली फाई से डिनोट करते हैं, वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू इनक्लोज्ड। वो क्या लिखा जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। बाकी बाहर वालों को नहीं लिखा जाएगा। बाहर वालों को हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे, इसके पीछे रीजन है कि अगर कोई बाहर पॉइंट चार्ज प्रेजेंट होगा तो इससे जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एक साइड से एंटर करेंगी, दूसरी साइड से बाहर की चली जाएंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो एंटर करेंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो बाहर चली जाएंगी, दोनों का नंबर तो सेम ही होगा। तो हम लोगों को पता है एंटर करने वाला फ्लक्स निगेटिव लिखा जाता है, बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव लिखा जाता है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो फ्लक्स की 0 बनेगी। इसलिए यहां पर हम लोग जो बाहर चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हम लोग यहां पर क्यू इनक्लोज्ड में उनको हम शामिल नहीं करते, उनको हटा देते हैं। बाकी जो सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनका हम अलजेब्रिक सम करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम लोग पहली क्लास में वहां पढ़े थे, जब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो अगर माइनस भी होंगे तो उनको भी ऐड करेंगे विद साइन। तो यहां चार्जेस जो होते हैं विद साइन लिखे जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्टेटमेंट कि गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस लॉ क्या होता है। तो फिर से बता देते हैं कि कभी भी गॉस थ्योरम जब भी हम अप्लाई कर रहे होंगे, ध्यान रखेंगे सरफेस बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। अगर क्लोज्ड नहीं है तो सिमेट्री हम लगा करके उससे पहले बंद करेंगे, उसके बाद हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें हम लोग इसका प्रूफ कैसे किया जा सकता है, तो इसका प्रूफ हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट एक होता है, जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट से प्रूफ करेंगे। लेकिन यहां सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ना लगा करके सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उससे प्रूफ करके देखते हैं जो हम लोगों को अब तक पता है। जैसे यहां पर अगर कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर करें हम लोग, सपोज ये क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां पर कहीं पर r डिस्टेंस पर चले जाएं और यहां पर एक पॉइंट लिया जाता है P। इस P पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड लिखा जाए E की वैल्यू एट पॉइंट P, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लिखा जाएगा दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाय में R², ऐसा लिखा जाएगा। अब अगर इसके चारों तरफ हम अब इसे बंद करना पड़ेगा तभी गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर बंद करने के लिए यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाए, जो ये सरफेस खींची जाती है क्लोज सरफेस, इसको हम नाम दे देते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस नाम दिया जाता है इसे, गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी एरिया यहां लिया जाए, छोटा सा एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ds वेक्टर, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आएगी। तो इनके बीच में जो थीटा बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है। कोई भी जगह पर हम लोग अगर एरिया कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा रेडियली, और रेडियल डायरेक्शन में फील्ड भी होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। मतलब इस सरफेस के ऊपर हर जगह पर ई की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो हम लोगों ने अभी यहां पर स्टेटमेंट देखा कि जो क्लोज इंटीग्रल होता है ई डॉट ds वो किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट के। तो हम लोग यहां पर क्लोज इंटीग्रल निकालते हैं, एलएचएस से निकालने की कोशिश करते हैं। ई ds यहां पर क्या लिख देंगे, cos 0 डिग्री लिख देंगे। ठीक, ई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, cos 0 1 हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल किसका होगा, ds का लिखा जाएगा। तो यहां से हम लोग फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ई की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर रख देते हैं वैल्यू। क्यू डिवाइडेड बाई में हो जाएगा आर स्क्वायर, इनटू में ds मतलब क्या, इसका पूरा एरिया। तो स्फेयर यहां पर लिया गया है। गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, क्योंकि स्फेरिकल होगी तभी तो चारों तरफ सिमेट्री बनेगी, चारों तरफ जो फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और यहां पर ये फील्ड हो गया, इनटू में ds लिखेंगे तो यह क्या लिखा जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता है किसी स्फेयर का। यहां से देखेंगे कैंसिल हो रही चीजें, बाहर क्या निकल के आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि ये चार्ज यहां पर स्मॉल r रेडियस का लिया गया स्फेयर, कोई और रेडियस का लिया जा सकता है, बिल्कुल कोई भी और रेडियस लिया जाए। जैसे मान लेते हैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, यहां से मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है, यहां से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो भी वैल्यू निकालेंगे। तो फाई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू भी उतनी ही निकल के आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर प्रेजेंट है तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, तो यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो फ्लक्स होता है इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है किससे, शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। शेप, साइज और ज्योमेट्री कैसी भी हो क्लोज सरफेस की, इस पर मैटर नहीं करेगा। स्फेरिकल होगा तो भी इस तरह ही लिंक होगा, और मान लेते हैं स्फेरिकल नहीं होगा, कोई रैंडम शेप की सरफेस हो, कुछ इस तरह की सरफेस हो, और यहां पर क्यू चार्ज प्रेजेंट हो, तो इससे जो फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी उतना ही निकल के आएगा। इसका मतलब कि जो फ्लक्स लिंक होता है किसी क्लोज सरफेस से, अगर उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है तो चार्ज की लोकेशन पर भी डिपेंड नहीं करता। साथ ही ध्यान ये रखेंगे कि फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस जो होगी उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही उसकी ज्योमेट्री देखेगा कि कैसी ज्योमेट्री है। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये बेसिक प्रूफ था जो हम लोगों को पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे बनता है, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने ऐसा लिखा। लेकिन सॉलिड एंगल से भी इसे प्रूव किया जा सकता है, कोई रैंडम सरफेस ली जाए तो जब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर दोबारा भी इसे प्रूव कर लेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि फ्लक्स इनकमिंग, फ्लक्स आउटगोइंग जो लिखा जाता है वो कैसा होता है। तो अभी हम लोगों को पता है फाई ई जो इनकमिंग होता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, इनकमिंग होता है। इनकमिंग फ्लक्स को कैसा लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है नेगेटिव से, और जो फ्लक्स लिखा जाता है आउटगोइंग, वो कैसा लिखा जाता है, तो पॉजिटिव लिखा जाता है। और अगर कोई चार्ज बाहर प्रेजेंट होता है, क्यों, अगर यहां कोई सरफेस ली जाए उसका शेप कैसा भी हो, तो यहां से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर भी तो निकल जाएंगी। कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा, मान लेते हैं फाई 1 है, इधर जो बनेगा वो फाई 2 है। फाई 1 एंटर कर रहा, फाई 2 बाहर जा रहा, तो ये माइनस फाई 1 लिखा जाएगा और ये प्लस फाई 2 लिखा जाएगा। फाई 1 और फाई 2 तो इक्वल होंगे, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगी उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकल के जाएंगी। तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा
दैट विल बी जीरो। यही गॉस थ्योरम बताती है कि अगर कोई चार्ज बाहर प्रेजेंट होता है किसी भी सरफेस के, तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती है उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली जाती हैं। अंदर की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स होता है वो निगेटिव होता है, बाहर की तरफ जो जाने वाला फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। तो ओवरऑल जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो जीरो लिखी जाती है। इसीलिए स्टेटमेंट दिया जाता है कि बाहर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है किसी सरफेस के, क्लोज सरफेस दी गई है, तो उस क्लोज सरफेस से लिंक होने वाले फ्लक्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन हाँ, याद ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो हम लोगों ने ई लिखा था, यहां पर जो ई लिखा था वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अंदर प्रेजेंट हो चाहे बाहर प्रेजेंट हो, सबकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो यहां ई लिखा जाता है। ठीक है, अगर ई की वैल्यू नहीं निकाल पाते तो इंडिविजुअल ई की वैल्यू निकालेंगे, फ्लक्स इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से सबको हम साइन के साथ जोड़ लेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस थ्योरम से रिलेटेड। द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। मतलब क्या है, जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस। ठीक है, तो जो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लीविंग द सरफेस होता है, इसमें दो अलग अलग केस बनते हैं। दो अलग अलग केस क्या होता है, एफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ईएफएल से लिखते हैं, हम लोगों ने देखा भी था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज ग्रेटर देन, ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस। पॉइंट है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, जो सरफेस के अंदर एंटर कर रही हो उनका नंबर ज्यादा हो और जो बाहर निकल रही हो उनका नंबर कम होगा। तो हम लोगों को पता है एंटर करने वाला फ्लक्स निगेटिव लिखा जाएगा, वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, वो कम है ये ज्यादा है, तो ओवरऑल जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई ई की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव लिखी जाएगी। इसका अपोजिट दूसरा है कि अगर कोई ये सरफेस दे रखी है, यहां पर फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही है वो 3 एंटर कर रही हैं, बाहर जो निकल रही है वो 4 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही मान लेते हैं, तो यहां पर लीव करने वाली जो फील्ड लाइंस वो ज्यादा है और इनकमिंग फील्ड लाइंस कम है, तो यहां पर जो फ्लक्स लिखा जाता है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट लिखा गया इसका यही मतलब है, द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस लीव कर रही होंगी किसी भी सरफेस से, वो क्या होता है, वो लिखा जाता है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हैं उसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल निकल के आता है। 3 एंटर कर रही, 4 बाहर जा रही हैं, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज होगा जिसने एक और फील्ड लाइन बनाई है, और एक और फील्ड लाइन बनाई तो इधर जाने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा, आने वाला कम होगा, तो ऐड करेंगी तो अभी भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो यहां फ्लक्स पॉजिटिव, यहां फ्लक्स निगेटिव लिखा जाता है। इस पॉइंट का सिंपल ऐसा मतलब था। आगे बात करते हैं, इफ नो फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अगर कोई सरफेस दे रखी है, इससे कोई भी नेट फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, यहां पर ऐसा, जैसे यहां से फील्ड लाइंस जा रही, ये फील्ड लाइंस जा रही इस तरह से, ये फील्ड लाइंस है, यहां से फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रही हैं, कुछ इस तरह से बाहर भी जा रही फील्ड लाइंस। तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही, जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो यहां जो फाई ई नेट है वो क्या है, ये 0 है। तो वही कह रहे हैं, इफ नो नेट फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ई मे नॉट बी 0, ई 0 नहीं हो सकता, लेकिन याद रखेंगे ई का जो लिखा जाएगा, ई वेक्टर का जो भी फ्लक्स लिखा जाएगा दैट विल बी 0 एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड मस्ट बी 0। तो इसके अंदर जो चार्ज लिखा जाएगा क्यू इनक्लोज्ड, वो भी क्या लिखा जाएगा, वो भी 0 लिखा जाएगा, और इसके अंदर जो फील्ड लिखी जाएगी यहां पर जो क्यू इनक्लोज लिखा जाएगा वो तो 0 लिखा जाएगा। यहां पर फील्ड की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे यहां पर फील्ड की वैल्यू नॉन 0 है, यहां पर फील्ड की वैल्यू नॉन 0 है। अगर ये कंडक्टर होगा तो यहां पर भी फील्ड की वैल्यू 0 लिखी जाएगी फॉर कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर होगा तो चार्ज होगा सरफेस पर प्रेजेंट होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा भी ई डॉट ds
वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो क्यू अंदर 0 बनेगा, तो क्यू 0 होने की वजह से ई 0 बनेगा, याद रखेंगे इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो यही पॉइंट लिखा था, इफ नो नेट फ्लक्स, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, देखो नहीं कर रहा, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं नेगेटिव में उतनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव में बाहर भी जा रही, नेट फ्लक्स 0 है, तो कह रहे हैं ई 0 हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो आउटसाइड देखो फील्ड 0 नहीं है, लेकिन जो फ्लक्स हो रहा है, ई का जो फ्लक्स बन रहा है वो 0 लिखा गया है, एंड द नेट चार्ज इनक्लोज मस्ट बी 0, तो इनक्लोज चार्ज भी 0 होगा। ठीक है, इन केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। आगे बात करते, दूसरा पॉइंट क्या है गॉस लॉ से रिलेटेड। इन गॉस लॉ ई वेक्टर इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेसेस। यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो भी हम लोगों ने देखा था, ये यहां पर जो ये हम लोगों ने भी पॉइंट देखा, यहां पर जो हम लोगों ने अभी देखा था, ये जो चार्जेस प्रेजेंट है इनसाइड आउटसाइड चार्जेस जो प्रेजेंट है, उसी पॉइंट को यहां दोबारा से लिखा गया है। बोल रहे हैं कि गॉस थ्योरम में जो ई लिखा जाता है वो रिजल्टेंट फील्ड होता है। यहां पर अगर हम लोग ये कोई सरफेस एज्यूम करते हैं, इस सरफेस के आउटसाइड मान लेते हैं Q1 प्रेजेंट है, यहां Q2 प्रेजेंट है, यहां Q3 लिखा गया है, यहां Q4 लिखा गया है, यहां पर Q5 लिखा गया है, तो यहां जो ई लिखा जाता है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिजल्टेंट फील्ड लिखा जाता है, लेकिन जो फ्लक्स बनेगा केवल और केवल इन दोनों की वजह से बनेगा। यही पॉइंट यहां अलग से मेंशन किया गया है। यहां पर देखा कि फ्लक्स जो पास करेगा वो अगर 0 होता है तो ई की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर कंडक्टर का केस होगा तो चार्ज इनक्लोज जो होगा वो 0 होगा, और नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, तो चार्ज इनक्लोज ऑफकोर्स 0 होगा, और चार्ज इनक्लोज 0 होगा तो यहां गॉस थ्योरम लगा करके देखेंगे फील्ड की वैल्यू भी 0 आएगी इनसाइड द कंडक्टर। आगे बात करते हैं, अगला है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम फॉर फाइंडिंग इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टर। इसमें अलग अलग केस हम लोग डिस्कस करते हैं, पैटर्न जो दिए गए हैं। पहला पैटर्न है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस दे रखी है, ठीक है, और इस सरफेस के अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है, ये कैविटी है, यहां पर चार्ज की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये सरफेस S1 है, ये आउटर सरफेस S2 है। यहां अंदर अगर चार्ज की वैल्यू 0 होती है तो इस आउटर सरफेस पर भी चार्ज की वैल्यू 0 बनेगी, तो यहां पर भी चार्ज 0 बनेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, यहां पर हम लोगों ने कोई एक सरफेस अज्यूम की, उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, कंडक्टिंग सरफेस है, उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, तो बाहर वाले सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा या कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। यहां पर अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्यों इंड्यूस्ड, जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो 0 बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कैसा है, बी पॉइंट में हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये इस तरह से कुछ दिया गया है, ये आउटर सरफेस है, इसकी कैविटी बना लेते हैं, इस कंडक्टर के अंदर एक छोटी सी कैविटी बनी हुई है, मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो जब प्लस क्यू चार्ज प्लेस करेंगे तो ये कैविटी के अंदर वाली जो वॉल होगी वो क्या करेगी, माइनस चार्ज बनाएगी, तुरंत इंड्यूस्ड होगा यहां पर चार्ज, तो ये माइनस चार्ज बनेगा, तो इस वाली सरफेस के ऊपर माइनस क्यू बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर माइनस क्यू बन जाएगा तो आउटर सरफेस जो होगी यहां पर माइनस क्यू बन गया, तो अगर ये माइनस क्यू बनेगा तो जो बाहर की सरफेस होगी उसके ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव क्यू बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जब भी कभी किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी बनाई जाती है तो उसके अंदर जितना चार्ज, मतलब जैसा चार्ज रखा जाता है, जितना चार्ज रखा जाता है सेम अमाउंट में चार्ज होगा, साथ ही सेम पोलैरिटी रखने वाला चार्ज उसकी सरफेस पर इंड्यूस हो जाता है। ठीक, सी पॉइंट एक एक करके देखते, सारे पैटर्न देखेंगे एक एक करके। ये कोई मान लेते हैं सरफेस बनी हुई है, इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ये कोई कैविटी है, यहां पर क्यू चार्ज रखा गया है तो माइनस क्यू यहां पर प्रोड्यूस होगा, ये इंड्यूस हो गया माइनस क्यू यहां पर। अगर ये माइनस क्यू इंड्यूस होगा, इसके ऊपर मान लेते हैं पहले से प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू यहां इंड्यूस होगा, तो इसकी वजह से और भी चार्ज तो इधर इंड्यूस होगा अंदर कैविटी में चार्ज होने की वजह से। तो अंदर कैविटी में चार्ज अगर क्यू रखा गया है तो सरफेस पर चार्ज क्यों जाएगा, यहां से देखेंगे तो इस पर चार्ज जो लिखा जाएगा आपकी बार कैपिटल क्यू प्लस क्यू लिखा जाएगा। क्यू चार्ज आउटर सरफेस को दिया गया था, अंदर कैविटी में क्यू उपस्थित होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से क्यू प्लस क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पर आकर फैल जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चार्ज इंड्यूस कैसे होगा। इसको और अलग अलग तरीके से देखते हैं कि इनका पैटर्न क्या हो सकता है।
तो ये एक बेसिक पैटर्न था। अब यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस है, यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस हम लोग ले लेते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इधर एक स्फेरिकल सरफेस ली गई है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेसेस हो गई। अब यहां पर हम लोग कैविटी बनाते हैं, तो ये कैविटी यहां पर बनाई गई है कुछ इस तरह की, ये कैविटी बनाई गई है, ये भी एक क्या है, स्फेरिकल है। तो अगर इसके यहां सेंटर पर क्यों चार्ज रखा जाएगा, तो क्यों रखा जाएगा, तो अंदर वाले पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो माइनस क्यों होगा, और बाहर वाले पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस क्यों होगा, ऐसा होगा। अभी हम लोगों ने देखा कैसा पैटर्न बनता है। यहां पर ध्यान ये रखेंगे, अगर ये S1 सरफेस, बाहर वाली सरफेस S2 है, तो S1 और S2 पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर ये कैविटी बनाई गई है, अब की चार्ज क्या किया गया है, तो अब की बार में चार्ज यहां कहीं पर प्लेस किया गया है, क्यों, थोड़ा पास में, सेंटर पर था, यहां C सेंटर पर था, ये सेंटर पर नहीं पास में है, तो इसके अगल बगल जो चार्ज प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा होंगे और दूर जो चार्ज होंगे वो कम होंगे। तो इस पर S1 पर जो चार्ज आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है, और इसकी जो आउटर सरफेस होगी उस पर यूनिफॉर्म बनेगा। ऑफ कोर्स सरफेस यूनिफॉर्म है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा, तो S2 के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर हम लोग ऐसा है कि जो ये पॉइंट यहां पर कैविटी बनाई जा रही है उसमें चार्ज सेंटर पर रखा गया, इसमें चार्ज सेंटर पर नहीं पास में रखा गया। अब क्या करते हैं, अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम स्फेरिकल ना रखकर कोई रैंडम शेप दे देते हैं, और इसके सेंटर पर चार्ज क्यों रखते हैं, तो अब इसके जो माइनस चार्ज यहां पर बनेगा, सेंटर पर भले ही क्यों चार्ज प्रेजेंट हो, लेकिन इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सरफेस नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बाहर वाली सरफेस कैसी है, वो तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो आउटर सरफेस होगी उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म बनने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अगले कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब की बार में क्या करते हैं, यहां पर हम लोगों ने अब तक देख लिया दोनों स्फेरिकल, एक को डिस्टर्ब कर दिया गया, सेंटर पर रखा गया। अब अगर सेंटर पर ना रख करके कहीं और रख दिया जाए, यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा हमारे पास था स्फीयर, और यहां पर इसके अंदर जो कैविटी बनी हुई थी कुछ इस तरह की कैविटी बनी हुई थी। अब की बार यहां कहीं पर क्यों को रख देते, तो माइनस यहां ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये इंड्यूस चार्ज होगा, लेकिन यहां कहीं पर कम चार्ज इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पर चार्ज जो इंड्यूस होगा वो फिर से यूनिफॉर्म बनेगा। सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे। यहां पर जो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि सरफेस ही यूनिफॉर्म नहीं है। बाहर चार्ज जो बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। तो इन पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया, दोनों में सेम मतलब स्फेरिकल थे। अब वहां पर क्या किया गया, नॉन स्फेरिकल मतलब कोई रैंडम शेप की सरफेस थी, सेंटर पर रखा गया, यहां सेंटर के अलावा कहीं रखा गया। अब क्या करते हैं, अंदर वाली जो सरफेस है उसको कर देते हैं स्फेरिकल और बाहर वाले को कर देते हैं किसी रैंडम शेप में। तो बाहर की सरफेस हो गई किसी रैंडम शेप में और अंदर की जो सरफेस है वो कैसी शेप है, तो अंदर की सरफेस इस बार स्फेरिकल है और चार्ज बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट किया गया है। तो माइनस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। माइनस क्यों होगा, ऑफ कोर्स बाहर वाली सरफेस के ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाहर वाले सरफेस पर जो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस यूनिफॉर्म ना होने की वजह यहां पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, लिखना होगा तो लिख देंगे कि शेप जो इसकी दी गई है वो रेगुलर ना होने की वजह से जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेंसिटी रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अब की बार में क्या करते हैं, ये जो चार्ज रखा गया है क्यों सेंटर पर ना रखकर कहीं और रख दिया जाए, कुछ इस तरह का पैटर्न ये है। अब की बार ये जो कैविटी बनाई गई है इसके अंदर वो तो स्फेरिकल है ही, यहां कहीं पर चार्ज रख दिया जाए, क्यों, तो माइनस माइनस यहां बहुत ज्यादा बन जाएंगे, यहां पर माइनस कम बनेंगे, आउटर सरफेस पर प्लस बनेंगे। तो अब ना तो अंदर
डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ना ही बाहर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भी और यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर या कैविटी होती है, उसके अंदर चार्ज कोई प्रेजेंट होता है, तो इंड्यूस चार्ज कैसे इंड्यूस होता है उसका पता लगाने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सभी समझ में आए होंगे। सरफेस अगर यूनिफॉर्म होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, अगर चार्ज सेंटर में प्रेजेंट होगा। अदरवाइज जहां जिस सरफेस के पास में होगा, मतलब जिस पॉइंट के पास में होगा, वहां ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा और जिससे दूर होगा वहां कम चार्ज इंड्यूस होगा, रिपल्सन अट्रैक्शन की वजह से। इसके आगे बढ़े तो क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2। यहां से a/2, यहां एक कोई सरफेस इस तरह से रखी गई है जिसकी जो साइड लेंथ दे रखी है स्क्वायर की वो a दे रखी है। a/2 पर एक चार्ज रखा गया है सेंटर के ऊपर। कह रहे हैं कि बताओ कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा वो वैल्यू हमें बतानी है। तो हम लोग गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम हम तभी लगाएंगे जब सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या करना होगा? इसे बंद कर देते हैं। एक सरफेस नीचे ऑलरेडी पहले से दी गई है, दूसरी सरफेस इधर लगा देते हैं, दूसरी सरफेस इधर लगा देते हैं, कुछ ऐसी। ये एक सरफेस इधर लगा दी गई। फिर इधर दूसरी सरफेस के बारे में देखें, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह की सरफेस राइट साइड में एक लग गई, लेफ्ट साइड में लग गई। अब देखो ये हो गया चार्ज बंद। तो एक ऊपर है, देख सकते हैं यहां पर, ये एक ऊपर सरफेस बन गई। ठीक है, एक पीछे के साइड होगी, एक आगे के साइड है तो आगे के साइड हो गई। एक राइट साइड में ऐसी सरफेस और एक ये लेफ्ट साइड में ऐसी सरफेस बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? मतलब अगर ये इस तरह से चार्ज रखा गया था तो एक इधर लगाई गई प्लेट, एक इधर प्लेट लगाई गई, एक इधर लगाई गई, एक इधर और एक ऊपर से लगा करके चारों तरफ से बंद करके क्यूब बना दिया गया। अब अगर ये चार्ज देखा जाए तो क्यों क्या है? सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर है, तो यहां से जो फाई नेट बनने वाला है दैट विल बी क्या होगा? क्यों इनक्लोज्ड क्यों ही है, डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट बनेगा। लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। पूछा क्या है उन्होंने? तो पूछ रखा है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अगर देखा जाए तो सिमेट्रिकल है सारी की सारी सरफेसेस, तो सारी की सारी सरफेसेस सिमेट्रिकल होने की वजह से हम कह सकते हैं पाई इस स्क्वायर की वजह से जो लिंक होगा या स्क्वायर से जो गुजर रहा होगा वो कितना लिखा जाएगा? 1/6 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके और हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या करना है? उस चार्ज को पहले बंद करना, बंद करने के बाद सिमेट्री देखनी है कि कितने सरफेसेस हैं जिनसे इतना फ्लक्स लिंक होता है। तो ऐसी 6 सरफेसेस आएंगी, जिस रूम में खड़े होंगे उसमें देख सकते हैं। जिस पर ये बोर्ड लगा है ये इसका एक फेस हो गया, इसके सामने एक फेस होगा, 2 ये हो गए, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो ये हो गए कितने? 4। एक नीचे हो जाएगा जिसके ऊपर खड़े हैं हम, और एक हो जाएगी छत। तो ये टोटल कितने फेसेस बनेंगे? 6 बनेंगे। तो एक से कितना जा रहा होगा? 1/6 टाइम्स टोटल चार्ज जो इससे पास हो रहा होगा इस क्यूबिकल सेक्शन से या इस क्यूबिकल सरफेस से पास करेगा। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो हम होमवर्क के लिए लिखते हैं। यहां पर बनाया गया है कुछ इस तरह का, ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा दिया गया, कोई ये क्यूब दिया गया है। क्यूब में बताना क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि चार्ज अगर इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, क्यूब अगर यहां होगा तो इस पूरे क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा? फाई ई की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। ठीक है, इस एक क्यूब से कितना पास करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कुछ इसी तरह का, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में अब की बार चार्ज कहां प्रेजेंट है? तो अब की बार चार्ज रखा गया है ये ऐसा हो गया। ठीक है, पहला तो ये हो गया, फाई बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, और दूसरा ये बताना है कि एक यहां और क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर जो एक फेज लिया जाए, इसका कोई एक फेस लिया जाए तो इस एक फेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा। मान लेते हैं फाई ई डैश होगा, वो वैल्यू भी बतानी है। तो क्वेश्चन पहले सुन लेते हैं। एक क्यूब है, कॉर्नर पर चार्ज रखा गया है, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो फाई ई होगा, वो कितना होगा ये बताना है।
दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि ये चार्ज अगर क्यू वहां एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो इसके एक फेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये भी बताना है। यहां एक क्वेश्चन और है, अगर चार्ज किसी एक फेस पर प्रेजेंट हो, मान लेते चार्ज यहां क्यों प्रेजेंट हुआ, तो इसकी वजह से इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा वो बताना है। फाई की वैल्यू यहां पर बतानी है कितनी आएगी, फाई ई कितना बनेगा ये बताना है। ठीक है, अगला यहां पर एक क्वेश्चन और बना हुआ है, देखो ये एक क्वेश्चन और है, इसको भी खुद ही ट्राई करना है। ये आज के होमवर्क है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये ऐसा है, अब की बार यहां फेस पर रखा गया था, इस बार क्या किया गया, किसी एक एज पर रख दिया गया है। किसी एक एज के ऊपर क्यों रख दिया गया है, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताना है। एक क्वेश्चन यहां पर, और इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड करते हैं यहां कहीं पर। इसमें क्या ऐड करते हैं, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो इसका एक पार्ट होगा ये वाला, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, मान लेते हैं फाई 1 है, वो कितना निकल के आएगा, चार्ज अभी भी कॉर्नर पर ही प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करने। यहां पर हम लोगों ने अभी देखा भी कि अगर कोई क्यूब दिया गया होता, क्यू चार्ज उसके अंदर रहता, तो उससे नेट फ्लक्स जो गुजरता है वो कितना होता है, क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिमेट्री लगा करके निकाल लेंगे वैल्यू कितनी कितनी आएगी। तो पहला क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट करते थे, कॉर्नर पर चार्ज प्रेजेंट है, एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इसके एक फेस से कितना गुजरेगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक फेस के 1/4 से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो बताना है, कॉर्नर पर ही चार्ज अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर चार्ज कहां रखा गया, एक फेस पर रखा गया, यहां चार्ज कहां रखा गया, किसी एक एज के ऊपर रखा गया, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये होमवर्क है, खुद ट्राई करना है। ठीक, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इनको देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या क्या निकल के आने हैं। अभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और होमवर्क लिखना चाहें तो यहां पर और लिख लेते हैं। अब की बार देख लेते हैं, चार्ज यहां कहीं पर प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये है क्यूब, ये है क्यूब, यहां कहीं पर चार्ज प्रेजेंट है, मान लिया ये क्यूब दिया गया है, ये क्यूब दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये बताना है इसके एक फेस पर यहां क्यों चार्ज प्रेजेंट है, एक फेस पर यहां क्यों चार्ज प्रेजेंट है, तो बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। तो यहां पर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ये क्यूब दिया गया है, क्यूब के अपोजिट फेस जो होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के जो फेसेस होंगे उनके सेंटर पर रखे गए हैं चार्जेस, क्यों और क्यों, तो इस एक क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताना है। यहां पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, ये क्वेश्चन ये सारे होमवर्क हो गए। एक क्वेश्चन आगे और दिया गया है, कह रहे हैं एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम, ये डी है डिस्टेंस d from point O as shown in figure, determine the total flux through the surface of the sphere of radius r centered at O resulting from this line charge। ठीक है, तो ये बताना है कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है, और वहां आगे क्या दे रखा है, तो वो दिया है चार्ज पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन, स्फीयर दिया गया है, तो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक होगा बताना है। इन्होंने दो अलग अलग केसेस दिए हैं, आर की वैल्यू डी से कम है, आर की वैल्यू डी से ज्यादा है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं, कि केस देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट। पहले केस में देखेंगे आर की वैल्यू डी से कम हो जाए, तो आर की वैल्यू जो होगी, यहां पर आर की वैल्यू यहां डी से कम है, तो आर की वैल्यू अगर डी से कम होगी, यहां पर लिखते हैं एफ आर की वैल्यू इज लेस देन डी है। अगर आर लेस देन डी होगा, आर लेस देन डी का मतलब जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइट जो लाइन चार्ज है वो क्या है, सरफेस के बाहर है, तो जो चार्ज होगा इस लाइन चार्ज के ऊपर वो भी सरफेस के बाहर लाई करेगा। हम लोगों ने अभी देखा गॉस थ्योरम में कि जो बाहर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से कोई फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से लिंक नहीं होता। इसका मतलब इस केस के लिए तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रीजन यहां पर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे क्यू इनसाइड जो होगा वो 0 बनेगा। ठीक है, केस नंबर सेकंड, दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस क्या है, एफ आर इज ग्रेटर देन डी, आर डी से बड़ा हो जाए, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो जाएगा इस बार,
और यहां पर ये लिखा जाएगा, इसका सेंटर O है सपोज, तो ये हो जाएगी रेडियस R, इधर भी हो जाएगा R। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब हमें देखना है कि कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो हम अगर गॉस थ्योरम लगाएं तो फाई की वैल्यू क्या लिखी जाती है, Q इनक्लोज्ड या Q इनसाइड डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। Q इनसाइड हमें पता नहीं कितना होगा, तो हम लोग देखेंगे कि जो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ इतने चार्ज में होगा, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, L है। तो अगर ये लेंथ L है तो हम क्या लिख पाएंगे, लैम्डा इंटू में L डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब L की वैल्यू पता नहीं हमें, तो L की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये वैल्यू R है और यहां से यहां तक की वैल्यू के बारे में देखें तो क्या है, तो ये वैल्यू दे रखी है D, तो ये R हो गया, D हो गया, तो ये वाले डिस्टेंस क्या आएगी रूट के अंदर, इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो ये ऊपर जितना बनेगा नीचे उतना बनेगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू है, तो हम लोग यहां रखेंगे तो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, देखो, और साथ में यहां पर क्या लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट लिखा जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। तो इतना फ्लक्स लिंक होगा। अगर ये वायर बाहर होगा तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि पूरा चार्ज बाहर होगा, तो Q इनसाइड जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वहां पर फ्लक्स की वैल्यू 0 लिखी जाएगी। और दूसरा केस यहां पर ये बनता है कि दूसरा केस में ये वायर उसके अंदर चला जाए, तो वायर जब उसके अंदर जाएगा तो जितना वायर उसके अंदर रहेगा उसका टोटल चार्ज लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ओवर क्या लिखा जा सकता है, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर कंडक्टिंग है। ये यहां पर फिगर देखते हैं, फिगर ऐसा दे रखा है। पूछा क्या है इन्होंने, डिस्टेंसेस सारी दे रखी, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, पॉइंट O दिया गया एज शोन इन फिगर, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, कौन से सही है कौन से गलत, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √3 टाइम्स R लैम्डा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। देख लेते हैं निकाल के कितना निकल के आएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो वायर है और इसके अंदर यहां पर कंडक्टिंग, तो यहां फ्लक्स अभी निकाला है, फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है Q इनक्लोज, तो लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो लैम्डा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, L की वैल्यू पता नहीं, तो L की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, L यहां से यहां तक का L होगा, ये L होगा। तो सबसे पहले ये आधी दूरी निकाल लेते हैं यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि x होगी, इस x को पहले निकाल लेते हैं और x का डबल कर देंगे, वो L के बराबर आएगा। तो ऐसे समझते हैं, ये ऐसा दिया गया है, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस अगर R दे रखी है, अगर यहां से एंगल बनाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये x की वैल्यू है। तो x क्या लिखा जा सकता है, सामने वाली वैल्यू क्या लिखेंगे, R साइन 60 डिग्री। तो R की वैल्यू तो हमारे पास R ही है, साइन 60 होता है √3/2, और इसको अगर हम 2x कर देते हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो R √3 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा R √3 निकल के आएगा, तो ये हो गया लैम्डा इंटू L, और 2x हो गया, ये L हो ही जाएगा, तो लैम्डा इंटू L होगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 लैम्डा R डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट बनेगा। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं, यही लिखा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि √3 इंटू लैम्डा इंटू R डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, √3 लैम्डा इंटू R डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। ठीक, बी ऑप्शन पढ़ते हैं। बी ऑप्शन दिया गया था, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया जाता है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था R डिस्टेंस पर, वो क्या होता है, इसी डायरेक्शन में रहता है, मान लेते हैं x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में रहेगा। तो हर अगर यहां पर कोई पॉइंट लिया जाता है तो सब जगह पर फील्ड इधर की तरफ आ रहा होगा, फील्ड इधर की तरफ आएगा, फील्ड इधर की तरफ आएगा। ठीक, तो अगर फील्ड इधर से इधर की तरफ आएगा तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में हो, जेड डायरेक्शन ये है हमारे पास, तो जेड डायरेक्शन में हम अगर लिखें तो EZ जो कंपोनेंट बनेगा सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर 0 बन के आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है, तो सेकंड पार्ट दिया गया है, द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड कंपोनेंट तो कोई बनेगा नहीं फील्ड लाइंस की वजह से, क्योंकि हम लोगों को पता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो फील्ड बनेगा राइट साइड में, तो फील्ड अगर राइट साइड में बनेगा तो अपवर्ड साइड जो यहां पर जेड डायरेक्शन दे रखी है, इस डायरेक्शन में कोई फील्ड होगा ही नहीं, कोई फील्ड नहीं होगा तो जेड कंपोनेंट 0 आएगा। तो ए सही था और यहां पर बी भी सही हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन सही हो जाएंगे।
तीसरा ऑप्शन यहां पर नहीं मेंशन किया गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी √2 टाइम्स आर लैम्डा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये सी पॉइंट होगा और यहां पर जो लिखा गया है दैट इज डी पॉइंट। तो ये तो पॉइंट वैसे ही गड़बड़ हो गया क्योंकि पहला ऑप्शन सही किया हम लोगों ने, √3 आर लैम्डा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर बात किया जाए डी ऑप्शन की तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगा, यहां पर देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेल इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट। कह रहे हैं कि जो भी यहां पर फील्ड लिखा जाएगा, नेट फील्ड, वो हमेशा हर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां से देखा जाए तो फील्ड जो बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, राइट साइड की तरफ बनेगा। तो कुछ पॉइंट होंगे जैसे यहां पर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन हर पॉइंट पर, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर फील्ड जो बनेगा वो सरफेस के नॉर्मल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये भी ऑप्शन नहीं हमारा सही होगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहे हैं। ये ऑप्शन गलत लिखा ही गया था क्योंकि हम लोग पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं √3 टाइम्स आर लैम्डा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ऑप्शन और इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये दोनों गलत होंगे, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये है जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन जो कि होमवर्क था पिछले क्लास का। डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, क्वेश्चन यहां पर दिया गया, इसको हम लोग समझते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि यहां पर जो ये रखा गया है एक्स, ये जो रखा गया है यहां पर एबीसीडी जो लूप रखा गया है वो किस तरह से रखा गया है? एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। तो एक्स प्लेन अंदर से बाहर की तरफ आता जाता हुआ होगा कुछ इस तरह से, और वाई प्लेन क्या होगा? इस तरफ होगा। तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, ये ऐसा कुछ इस तरह से ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर यूज करते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस, अगर एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग बंद करेंगे तो बंद करने के बाद क्या होगा, इससे यहां से देखेंगे कि कितना फ्लक्स लिंक हो रहा होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है इसका फ्रंट व्यू जो बनाएंगे हम लोग इसमें, और यहां से ये जो पास करेगा ये चार्ज होगा, और यहां से हमें एंगल देखना कि कितना बन रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे देखते हैं। कुछ इस तरह की ये सरफेस दे रखी है, कुछ इस तरह की सरफेस दे रखी है ऐसे। अगर हम उधर वाई डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें तो अगर इधर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमें दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, तो यहां से यहां तक टोटल हो जाएगा ए, और इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर, तो इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर कितना, तो √3a/2 डिस्टेंस ऊपर यहां पर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रखा है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज लैम्डा। तो यहां से हम लोग यही व्यू बना रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा, हमें सिर्फ ये एक सीधी लाइन दिखाई देगी, इधर वाली सीधी लाइन दिखाई देगी, ये जो होगी ए, तो ये ए लाइन यहां से यहां दिखाई देगी, ये वाली लाइन, और इससे मतलब √3a/2 डिस्टेंस पर यहां पर वायर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, उसी को यहां पर इस तरह से करके कुछ बना दिया गया है ऐसा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अगर ऐसा बनाया जाएगा तो यहां पर ये डिस्टेंस हमें पता है और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा a/2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लिखी जाएगी, a/2, और ये ऊंचाई कितनी निकल के आएगी, तो वो दे ही रखी √3/2 × a। तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो अगर हम लोग यहां से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, tan थीटा विल बी a/2, और यहां पर लिखा जाएगा √3a/2। तो देखो कैंसिल होके 1/√3 निकल के आएगा, तो ये वैल्यू यहां से थीटा की कितनी निकल के आएगी, 30। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 30 डिग्री। मतलब यहां पर हम इसे अब ऐसे बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरह का कुछ है, यहां पॉइंट है ऐसा, और ये वैल्यू हो गई है 30 डिग्री, और इधर की वैल्यू भी है 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री का कोण बनेगा यहां पर। तो अगर टोटल से जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा वो कितना लिखा जा सकता है, वो लिखा जाएगा लैम्डा, या फिर ऐसे लिख देते हैं क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा जाएगा। तो क्यू इनक्लोज को लिखे तो लैम्डा × में एल लिखा जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो यहां से हम लोग इस तरह से देख रहे थे, अभी कुछ इस तरह से रखा गया था, इस तरह से देख रहे थे। तो यहां से यहां तक की जो इधर वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो कितनी दे रखी, वो तो एल दे रखी है। तो एल अंदर रहेगा तो लैम्डा × एल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ये क्या होगा, ये तो फाइनेट होगा, फाइनेट हमें नहीं चाहिए, कितने एंगल का चाहिए, तो ये टोटल लिंक होगा कितने की वजह से, तो 360 डिग्री की वजह से लिंक होगा फ्लक्स, ये लैम्डा एल डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कितने का चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये क्या निकल के आएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय में
360 डिवाइडेड बाय 60 तो ये बन जाएगा 6, तो 6 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछ रखे हैं कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज लैम्डा एल, यहां पर ऐसा लिखा है लैम्डा कैपिटल एल डिवाइडेड बाय में एन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। तो उन्होंने पूछा इस एन की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर हम लोगों ने जो सोल्यूशन किया उसमें एन की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 6। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सिमेट्री लगा करके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, इट इनक्लोजेस 3 फिक्स्ड चार्जेस, ये दिए गए हैं। कह रहे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन a/2 और दूसरा दे रखा है -a/2, x की वैल्यू है। तो यहां पर ये फिगर बनाया गया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/4, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/4, तो a/2 अगर लिखा जाएगा, यहां से देखेंगे ये चार्जेस जो लिखेंगे तो सबसे पहले क्यू इनक्लोज्ड के बारे में बात करें, तो क्यू इनक्लोज्ड के बारे में बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 3q है और -2q दैट विल बी q, तो चार्ज जो अंदर इसके होगा वो क्यों होगा। अब ये कह रहे हैं कि x डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो x डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ आती हुई डायरेक्शन होगी, तो सेंटर अगर यहां कहीं पर माने तो a/2 इधर और a/2 इधर, ठीक है। इसी तरह से a/2 इधर, a/2 इधर, ठीक है, और a/2 ऊपर, a/2 नीचे। अगर एक ऐसा हम क्यूब मान लेते हैं तो क्या होगी, चारों तरफ सिमेट्री होगी, और चारों तरफ सिमेट्री होने की वजह से हर एक प्लेन से जो फ्लक्स लिंक होगा वो बराबर होगा। मतलब x की वैल्यू a/2 हो और x की वैल्यू -a/2 हो, बराबर बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे। अगर हम एक क्यूब एज्यूम कर लेते हैं a/2 साइड का, तो उससे जो एक प्लेन होगा इससे जो फ्लक्स लिंक होगा और दूसरा जो फेस होगा इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो दोनों के दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। यहां पर जैसे इन्होंने कहा है एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, तो यहां कहीं पर चार्ज प्रेजेंट है, क्यों, यहां से यहां तक की अगर सेंटर होगा इसका तो सेंटर से यहां a/2, यहां से यहां a/2, इधर a/2, इधर a/2, और यहां से अपवर्ड a/2, यहां से डाउनवर्ड a/2। तो a/2 अपवर्ड मतलब चारों तरफ a/2 डिस्टेंस पर अगर हम लोग एक स्क्वायर सरफेस बनाएं और उसको इनक्लोज कर दें चार्ज को, तो जितना भी फ्लक्स लिंक होगा सबसे बराबर बराबर लिंक होगा। तो a/2 x डायरेक्शन में प्लस में और माइनस में, तो दोनों पर चार्ज लिंक होंगे वो दोनों बराबर बराबर आएंगे। तो पहला ऑप्शन यहां पर यही कहा गया था, क्या था कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल टू प्लस a/2 इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग टू द सरफेस, और ये प्लेन दिया गया है -a/2, तो इनसे फ्लक्स बराबर बराबर लिंक होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इज इक्वल टू a/2, ठीक है, इज मोर देन तो नहीं होगा क्योंकि a/2 पर जितना भी फ्लक्स लिंक होगा सबसे बराबर बराबर आएगा। फिर कह रहे थे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो q/ε0 होगा, ये हम लोग यहां कैलकुलेट भी कर चुके, q इनसाइड इतना होगा, तो फाई नेट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, q इनसाइड डिवाइडेड बाय में ε0, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, कह रहे हैं z में चले जाओ a/2 पर और -a/2 पर, यहां पर ये -a/2 लिखा गया है और ये +a/2 लिखा गया है, तो यहां पर भी जाएंगे तो जो फ्लक्स लिंक होने वाला होगा बराबर होगा। मतलब सेंटर से a/2 चारों तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, एक सिमेट्रिकल हमें शेप मिलेगा जिसे हम क्यूब कहेंगे, और उस क्यूब के हर एक फेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो सेम लिंक होगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही, बी नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो अगला क्वेश्चन दिया गया है द फिगर बिलो, यह फिगर बना हुआ है। ये क्वेश्चन यहां पर क्यों लिया है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था अगले चैप्टर में, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब आता है, अगर किसी चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, अपनी मीन पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है तो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर वो डिस्प्लेस किया जाए, बहुत ज्यादा दूरी तक डिस्प्लेस हो जाता है या किसी एक साइड में जाकर के रुक जाता है, वापस नहीं आ पाता, तो हम कहेंगे वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। तो यही इसमें से बताना है कि यहाँ लैम्डा के दो वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, प्लस क्यों चार्ज रखा गया है, लैम्डा के इनफाइनाइट वायर माइनस चार्ज क्यों रखा गया है। दो अलग अलग फिगर है, मान लेते हैं फिगर ए दिया गया है और ये फिगर बी दिया गया है, फिगर बी दिया गया है। अब इसके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहां पर लिखा है स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर या इज करेक्ट, बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट एसएचएम, दोनों चार्जेस एसएचएम करेंगे या नहीं करेंगे। तो एसएचएम करेंगे या नहीं करेंगे, इनको डिस्प्लेस करके देख लेते हैं। अगर इस चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया जाए, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। तो जैसे इधर डिस्प्लेस करेंगे इसका रिपल्सन बढ़ेगा,
ये इधर की तरफ वापस आएगा। इसका मतलब है कि अगर इधर प्लस प्लस चार्ज इनके बीच में है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाएगा तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इधर वाले में देखें, अगर इसको इधर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए, इधर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन की वजह से इधर चला जाएगा। अगर हम लोगों ने इधर डिस्प्लेसमेंट दिया है, इधर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देंगे उधर ही मूव करेगा ये। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट एसएचएम, बिल्कुल नहीं, एक करेगा जो पहला वाला होगा। बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक है जो मूव कर रहा है, यहां ये है जिस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट देते उधर मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, वापस भी लौट रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट एसएचएम, यहां पर कह रहे जो प्लस चार्ज क्यू होगा वो एसएचएम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ठीक है, प्रूव भी कर सकते हैं इसे, तो ये एसएचएम कर रहा होगा। माइनस क्यू कंटिन्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्यू अपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करेगा, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही। फिर कह रहे हैं माइनस चार्ज क्यू, ये सही नहीं होगा, क्योंकि माइनस क्यू को कह रहे हैं ये एसएचएम करेगा, एसएचएम नहीं कर रहा होगा, जिधर डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उधर मूव कर जाएगा। तो ये रिलेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसमें देखा था कि अगर दो सेम चार्जेस होते उनके बीच में सेम चार्ज रहता, तो अगर उनको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, एसएचएम करता है। ठीक, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अगर दो चार्जेस प्लस प्लस दिए जाए उनके बीच में माइनस चार्ज होगा तो उनकी इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट वो जो तीसरा पार्टिकल होता है वो एसएचएम करता है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो वहां से जाकर के स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। कह रहे हैं सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा यहां पर वेरिएबल दिया गया है इस बार, where sigma naught is the constant, r is the distance from center of the disk, electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught। कह रहे हैं कि अगर एक कोई डिस्क है, कंप्लीटली कोई डिस्क है एक पूरी, और उस डिस्क को एक स्फेयर के अंदर रख दिया जाता है, कंप्लीटली पूरी तरह से कवर कर लेता है वो स्फेयर, तो उससे जो फ्लक्स लिंक होता है दैट इज फाई नॉट। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर अगर ये डिस्क है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक रिंग एलिमेंट लेना होगा। डिस्क में एलिमेंट लेना हम लोगों ने सीखा था, एक रिंग एलिमेंट लेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, ये आर रेडियस का रिंग एलिमेंट होगा क्योंकि फंक्शन भी आर का है ये, और ये जो थिकनेस होगी दैट विल बी डी आर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं जो डी क्यू लिखा जाएगा दैट विल बी सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा इंटू डी ए लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। सिग्मा की वैल्यू क्या है, दैट इज सिग्मा नॉट। यहां पर क्या लिखा गया, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर, यहां पर लिखा जाएगा 2 पाई आर इंटू में डी आर। ठीक है, तो ये निकल के आएगा डी क्यू। और अगर क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केस के लिए है, ध्यान रखना ये पहले केस के लिए है, जब फाई यहां पर दिया गया है तो क्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल डी क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लगा करके कैपिटल आर तक जाएगी। ठीक है, यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ही करना है, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दूसरा काम क्या करना है, बाद में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r by 2 एंड कंसेंट्रिक विद द डिस्क। मतलब एक डिस्क है, उसमें एक स्फेयर रखा जाता है, स्फेयर में क्या है, डिस्क अगर यहां पर लिखा गया रेडियस r by 4 लिखी गई, डिस्क की रेडियस r है, तो क्या होगा, ये जो डिस्क होगी वो थोड़ा बाहर भी निकली होगी अंदर भी निकली होगी, तो उससे जो फ्लक्स लिंक होगा उसको कह रहे हैं तो फाई की वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहां पर 0 से लगा करके उस डिस्टेंस तक इंटीग्रेशन करेंगे तो r by 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे, वो कितना लिखा जाएगा डी क्यू, और डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार इंटीग्रेट करना 0 से r तक, तो डी क्यू निकल के आएगा पहले केस के लिए, क्योंकि कंप्लीटली वो क्या है, स्फेयर के अंदर चली गई, तो टोटल चार्ज क्या होगा, जो टोटल चार्ज डिस्क के ऊपर होगा। फिर दोबारा क्या करना है, कह रहे हैं कि एक r by 4 का रेडियस का स्फेयर है, तो r by 4 रेडियस का स्फेयर उसे पूरा ढक नहीं सकता, बाहर कुछ निकला हुआ होगा, तो चार्ज अंदर जो होगा वही निकालना है। तो 0 से लगा करके r by 4 तक डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से फाई की वैल्यू निकल आएगी, यहां से क्या निकल के आएगा, तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो फाई नॉट निकल के आएगी। क्यू जितना निकल के आएगा वहां से हम फाई नॉट निकालेंगे, वो निकल के आएगा क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मान लेते हैं क्यू नॉट है तो ये क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट बनेगा।
यहां पर फाई इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहां पर क्यू डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट बनेगा, जो भी क्यू आएगा वो रख लेंगे। फिर क्या करना है, इनको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद ये पूछा है इनका रेशियो कितना निकल के आ रहा होगा। तो इसका रेशियो कितना निकल के आएगा आप तो निकाल ही सकते हैं। रिंग एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सबसे पहले चार्ज निकालेंगे इनक्लोज, मतलब उस डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा उसको हम रिलेट कर लेंगे फाई नॉट से। फिर कह रहे हैं कि पूरा वो कवर होगा नहीं जब r/4 का स्फीयर बनाया जाएगा, तो जो अंदर चार्ज होगा उसके लिए इंटीग्रेशन जो चार्ज का किया जाएगा 0 से r/4 तक किया जाएगा, जो भी चार्ज की वैल्यू आएगी यहां पर रख देंगे। फिर Q0 से डिवाइड एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारे पास फाई नॉट, और यहां पर वैल्यू क्या निकल के आई फाई, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां पर लिख देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हिंट दे ही दिया है, सॉल्व भी कर दिया, सिर्फ इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोगों ने देखे, जिसमें फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी क्लोज सरफेस से जो पास होता है, गॉस थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है वो भी देखा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, फाइंडिंग इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होता है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, और साथ ही हम लोगों ने कुछ जे मेन और जे एडवांस के PYQs भी डिस्कस किए जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। अगले क्लास में हम लोग इन क्वेश्चन को अलग तरीके से करने की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। हम लोग अगली क्लास में सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके हम इन चीजों को कैसे डिराइव कर सकते हैं, साथ ही हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के साथ डील करेंगे। तो तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज करें, जो होमवर्क दिया गया उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल